गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम जो है फेंगल, ये किसने रखा है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सऊदी अरब के द्वारा सुझाया गया फेंगल नाम का ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले बंगाल की खाड़ी में दाना नाम का चक्रवात आया था जिसने उड़ीसा को बुरी तरह से प्रभावित किया था, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात बन रहा है जिसका नाम फेंगल रखा गया है। फेंगल नाम किसने सुझाया? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। और दाना नाम का जो चक्रवात आया था उसका नाम किसने रखा था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलो अभी 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट चक्रवात साइक्लोन्स हमने पढ़े वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। तो एक शानशान चक्रवात हमने पढ़ा था, जापान में आया। एम्फिल जापान में आया था। अल्वारो ये मेडागास्कर से टकराया था, 2024 का पहला चक्रवात था। रेमल अभी बंगाल की खाड़ी में आया इसी साल, इसका नाम ओमान ने रखा था, इसका मतलब है रेत। और असना नाम का चक्रवात अरब सागर में आया था जिसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। असना मतलब होता है स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। सुपर साइक्लोन यागी, इसने चाइना वियतनाम वगैरह को प्रभावित किया था, और प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सद्भाव उसका नाम है। हेलन चक्रवात ये अमेरिका में आया। मिल्टन भी चक्रवात ये अमेरिका में आया। वैसे अमेरिका में चक्रवात को हुरिकेन कहते हैं। अभी दाना साइक्लोन मैंने आपसे पूछा था, बंगाल की खाड़ी में आया था, उसका नाम कतर ने रखा था। और अभी हमने पढ़ा फेंगल, ये भी बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, इसका नाम सऊदी अरब ने रखा है, ये जरूर ध्यान रखना। अब सऊदी अरब ने नाम रखा है तो मैं आपको सऊदी अरब भी ले चलता हूँ। ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल रियाद होती है और करेंसी है सऊदी रियाल। आपको याद होगा अभी सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन शुरू हुई जिसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है। और ब्रिक्स के जो इस साल के स्टार्टिंग में सदस्य थे वो कौन कौन थे? सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया। और किस देश ने मना कर दिया था इसमें शामिल होने से? अर्जेंटीना। अभी तक 2 बार एग्जाम में कौन कौन सदस्य बने हैं ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया किस देश ने मना कर दिया। 2 बार एग्जाम में आ चुका है, देखो अभी तक अर्जेंटीना आंसर होगा। और अभी भारत और सऊदी अरब ने पहला एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था आपस में मिलकर इसी साल, सदा तनसीक इसका नाम है। आप लोग बताइए एक्सरसाइज कहाँ पे किया गया था? बाकी फीफा वर्ल्ड कप 2034 वाले सऊदी अरब में होंगे, एशियन गेम्स 2034 ये सऊदी अरब में होंगे, और पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में होगा और सऊदी अरब में होगा। स्पेस मिशन में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला का नाम है रियाना बरनवी। और अभी पहली भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में हुई थी। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चर्चा में रही कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर ये कहां पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अभी उन्होंने ही कहा है कि लखनऊ के कुकरेल में, मतलब लखनऊ के पास में एक स्थान है कुकरेल, तो वहां पे देश की पहली नाइट सफारी ये दिसंबर 2026 तक शुरू हो जाएगी। नाइट सफारी मतलब आप यहाँ पे रात में भी घूम सकेंगे। 900 एकड़ में फैला होगा ये सफारी पार्क। इसमें कैफेटेरिया, 7D थिएटर होगा, ऑडिटोरियम होगा, पार्किंग स्थल के अलावा और भी अन्य सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो सिंपल सा याद रखेंगे, कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर ये कहाँ पे बनेगा? उत्तर प्रदेश में बनेगा, जहां पे देश की पहली नाइट सफारी शुरू की जाएगी, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश ले चलूंगा, उससे पहले 2-4 इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रिवाइज करवाऊंगा। जैसे कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये आपको मिलेगा लद्दाख में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क मिलेगा पेंच टाइगर रिजर्व। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में मिलेगा, और सबसे ऊंचाई में भी सबसे ऊंचा है। और देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क ये साउथ बटन नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में मिलेगा। देश का पहला नेशनल पार्क ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था जो उत्तराखंड में है। अब मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश। तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राज्य के पक्षी सारस है, राज्य के पशु बारहसिंगा है, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश का, और फल है आम। और देखो यहाँ पे आपको नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएगा। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व, और उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। बाकी मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना यहाँ शुरू हुई।
उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना शुरू हुई। एशिया किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये खुला गोरखपुर में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में हुआ। वैदिक 3D संग्रहालय खुला जाएगा वाराणसी में। पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया था। तो 3 से लेकर 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों की श्रेणी में फिरोजाबाद टॉप पे रहा और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में रायबरेली टॉप पे था। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? शंख एयरलाइन। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये वाराणसी में बनेगा। और नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया था वाराणसी में ही, और इसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे संपूर्णानंद के नाम पे रखा गया। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर ने अभी स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था। कहाँ पे? झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य की सौर परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $434.25 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा असम। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम सौर परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए, उसे फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए $434.25 मिलियन लगभग होता है ये 3600 करोड़ रुपए, इतने के लोन को मंजूरी दे दी है। ये लोन असम को अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेगा। अभी आपको याद हो तो कुछ समय पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड में जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए $200 मिलियन को भी मंजूरी दी थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1966, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है और इसके हेड कौन है? मसात्सुको असाकावा। वैसे तो बात यहाँ पे असम की है, तो मैं आपको असम भी ले चलता हूँ। ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा है, तो पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्य की बात करें तो बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। त्योहार में बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया। असम का 7वां नेशनल पार्क, और यहाँ यूं कहूँ कि देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क ये था देहिंग पटकई नेशनल पार्क। इससे पहले यहाँ का 6ठा बना था रायमोना। बाकी 5 भी कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। आप जानते हो भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल ये भूपेन हजारिका बना था, और भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका है, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पे बनाई है। उसके अलावा भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप, इसका नाम फिश वाले है, असम ने लॉन्च किया। अभी असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप यहाँ पे लॉन्च हुआ। मोइदम जानते हो, भारत का 43rd नंबर का यूनेस्को विरासत स्थल ये बना था, और असम में ही दुनिया का पहला, ये तो हो गया, पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य है ये। उसके अलावा हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने असम के ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन पर एक बुक लॉन्च की, जिसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लचित बोरफुकन की स्टैचू लॉन्च की, और उसकी हाइट है 125 फुट। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना यहाँ पे शुरू हुई, और डूरंड कप 2024 133वां संस्करण था। गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता मोहन बागान को हराया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ये भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी, एक धोलेरा गुजरात में और एक असम के मोरीगांव में। कटी बिहू महोत्सव यहाँ शुरू हुआ, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये किसे घोषित किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क, जबकि पहला बना था अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। उसके अलावा स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार देने के लिए यहाँ पे मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया गया, और विभव तालुकदार ये असम के हैं। अभी IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार इनको मिला था। तो असम से ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने जो पढ़े थे इस साल, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो पहली बार ये स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता ये भारत में आयोजित की गई। भारत में कहाँ? नई दिल्ली में जो त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे 19 से लेकर 22 नवंबर तक ये हुआ था। इसमें 12 देशों ने हिस्सा लिया था। पिछली बार ये प्रतियोगिता यानी कि 2023 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। इस बार पहली बार हुई है भारत में। तो ये आयोजन बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले एशिया प्रशांत के एथलीटों के लिए हुआ था और भारत में इसका उद्घाटन किया था हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी ने। अच्छा, ओलंपिक से आपको याद दिलाऊं तो अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बताओ किसे ओलंपिक ऑर्डर के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। वैसे हमारे जो शूटर है अभिनव बिंद्रा उनको भी ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला था। और ये जो अभिनव बिंद्रा है अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष भी बने थे। हमने पढ़ ही लिया, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में होंगे सऊदी अरब में। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अभी पहले भारतीय अध्यक्ष बने, इंपॉर्टेंट नाम है। समर ओलंपिक जो अभी हुआ था 33वां संस्करण था 2024 में जो पेरिस ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हुआ। अब अगले वाले 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में। उसके अलावा विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो ये 2026 वाला जो होगा इटली में होगा, फिर 2030 वाला फ्रांस में होगा और 2034 वाला अमेरिका में होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी लगे हाथ बात कर लेते इसके स्टैटिक। तो स्थापना होती है 23 जून 1894। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड। हेड है थॉमस बक। पहले जो ओलंपिक हुए थे वो 1896 में हुए थे एथेंस में। तो ये बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। देखो, वैसे अगर आप डेली क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा ये प्रश्न ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर अभी फाइनली इसका उद्घाटन कर दिया गया। तो ये प्रश्न न्यूज में है तो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये देश का पहला संविधान संग्रहालय है जिसका उद्घाटन किया गया ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में जो है सोनीपत हरियाणा में। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, ओम बिरला ने। ये संग्रहालय भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर बनाया गया है। इस साल संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ ही है। तो यहाँ पर लोगों को संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर मैं पूछूं भारत का पहला संविधान पार्क ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे। बाकी संग्रहालय की बात है, म्यूजियम्स की बात है, तो अभी तक करंट अफेयर्स में जितने भी म्यूजियम्स आपके न्यूज में आए थे एक साथ में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। यूँ समझो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में यहाँ पे मैं आपको म्यूजियम्स कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट। तो देखो, अभी अगर पूछे पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये बनेगा कहाँ पे? तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी जिले के आदिचनल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में, जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया ये मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसका नाम शहीदी पार्क, इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये हम मनाते हैं 18 मई को। इसके अलावा भी हैं, जैसे देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये खोला गया कहाँ पे? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। ये देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यही हमने पढ़ा आज फिर से।
भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में मिलेगा। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया था महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय मिलेगा वाराणसी में। नितिन गडकरी जी ने बताओ कहां पर जैन और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, पुणे में। और सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई, राजस्थान के ब्यावर में। तो ये इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट संग्रहालय जो अभी तक आपने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिए। लगभग आपके ये 25-26 म्यूजियम से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और रही बात PDF की, तो देखो अगर कोई स्टूडेंट पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा, बाकियों को तो पता है कि ये जो भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा शीट्स में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सब आपको PDF में मिल जाएगा। तो ये डिटेल्ड PDF आपकी बिल्कुल फ्री में होती है, जो आपको मिलेगी अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और PDF ही नहीं, प्रैक्टिस के लिए आपका अच्छे से रिवीजन करवाने के लिए इनका टेस्ट भी डेली आपको मिलता है, वो भी आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के यूं मान के चलो 10 ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर ही PDF और क्विज अपलोड हो जाती है। पूरे YouTube में सबसे फास्ट PDF आपको यहाँ पे मिलेगी। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, जिसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाकर के क्रैक एग्जाम टाइप करो, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 3 जनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनके नाम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, योआव गैलेंट, ये इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, और इब्राहिम अल मसरी, ये हमास नेता हैं, हमास के नेता हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया? तो इन्होंने युद्ध किया है, युद्ध करने का अपराध किया है, जिसमें कई मासूम लोगों की जान गई है। पर एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं होती है। आप यूं सोचो कि अब इनकी गिरफ्तारी होगी, तो ऐसा नहीं है। बस आप यूं समझ लो, इससे होगा क्या, इससे उनकी इमेज खराब होगी, इससे दूसरे आस पड़ोस के देशों को मालूम चलेगा, तो इन पे हो सकता है दबाव बनाने की कोशिश करें। वैसे कुछ होना जाना है नहीं है, वैसे सब देशों को पता ही है क्या चल रहा है, जंग के हालात चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, तो सबको पता है कौन सही है कौन गलत है। आप कितने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दो, कितना ही दबाव बनवा लो, ये वही करेंगे जो इनको करना है। तो हमारे तो न्यूज में है, तो हमें याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है, जिसके हेड अभी नए बने थे नवाब सलाम, जो कि लेबनान देश के हैं। आप जानते हो एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस होता है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 17 जुलाई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये कब होता है? 10 मार्च को होता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किसने PAAT नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। तो याद रखेंगे, अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ही ये पार्ट नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका भी फुल फॉर्म है पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल। मतलब क्या है? मतलब जो हवाई अड्डे हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण स्थान, तो वहां पर एंट्री करते हुए अगर रेडिएशन का खतरा होता है तो उसकी जांच करने के लिए ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। साथ में ये भी पता लगाएगा कि वो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहां पर मौजूद है जिसके कारण ये रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसको लॉन्च किया। इसके बारे में जानेंगे तो स्थापना होती है 1957 में, और इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। आप मुझे बताओ वियना किस नदी के किनारे स्थित है? हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में RBI ने किस पड़ोसी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं INR-MVR में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा मालदीव। INR मतलब भारतीय रुपया, और MVR मतलब मालदीवियन रुपया। तो भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेन देन के लिए आपस में समझौता किया है। मतलब हम अगर उनको कुछ बेचते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, या उनसे कुछ खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लेन देन जो होगा वो डॉलर में नहीं होगा, बल्कि अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं में आपस में ये लेन देन करेंगे। इससे लागत में भी कमी आएगी और लेन देन के निपटान समय में भी कमी आएगी। तो ये हम कर रहे हैं मालदीव के साथ में। मालदीव ये रहा मैप में, कैपिटल माले होती है, करेंसी हो गई मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू।
इक्विवेरिन एक्सरसाइज, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और मालदीव के बीच में होता है। एक दोस्ती एक्सरसाइज भी होता है, लेकिन इसमें भारत मालदीव तो होता ही है और श्रीलंका भी होता है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ ये कहां पर शुरू हुआ? तो पुडुचेरी में। तो अभी पुडुचेरी में शैक्षणिक सम्मेलन जिसका नाम है ज्ञान कुंभ ये अभी शुरू हुआ है। इसका आयोजन किया शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने। 3 दिनों तक ये चलेगा और यहाँ पर भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत के ज्ञान के बारे में समझाया जाएगा। पुडुचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जिसकी कैपिटल पुडुचेरी होती है या पौंडीचेरी बोल दो। 4 जिले आते हैं इसमें, यनम, कराईकल, पौंडीचेरी और माह है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलासनाथन। तो ध्यान रखना इतना। वैसे सम्मेलन की बात है तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो समिट से मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो देखो, अभी पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये हुआ लखनऊ में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट ये नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने किया, ऑर्गेनाइज किया फसाई ने। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 हुआ दुबई में। समिट ऑफ फ्यूचर न्यूयॉर्क में हुआ। तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, नई दिल्ली में हुआ, जिसमें भागीदार देश जापान रहा तो फोकस देश वियतनाम और ईरान। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये हुआ नई दिल्ली में। पहला अरोहा जो 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है नई दिल्ली में हुआ, उद्देश्य था आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 हुआ नई दिल्ली में, ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट रहा। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये भारत में हुआ नई दिल्ली में, और पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया। तो ये 10 इंपॉर्टेंट सम्मेलन यहाँ पे हमने रिवाइज किए, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में लगातार 3 T20 शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा तिलक वर्मा। तो तिलक वर्मा T20 क्रिकेट में लगातार 3 पारियों में शतक लगाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 के पहले मैच में मेघालय के खिलाफ हैदराबाद के लिए 67 गेंदों पर 151 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। ये मैच राजकोट में खेला जा रहा है, और इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और चौथे T20 में लगातार 2 शतक लगाए थे। और आप यूं भी कह सकते हो कि ये जो तिलक वर्मा है T20 में 150 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर भी बन गए हैं। तो तिलक वर्मा का नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कर देना। बाकी क्विज PDF मैंने आपको बता ही दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि अभी नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा। फिर पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार दिया गया? अमेरिका। किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता? इटली। और 9वां अमूर फॉल्कन महोत्सव ये कहां पे मनाया गया? मणिपुर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर? 23वें। और माली देश के नए प्रधानमंत्री बने अब्दुल्लाह मेगा। दूसरा भारत कैरिकॉम लीडर समिट 2024 कहां पे हुआ? गुयाना। किस मंत्रालय ने भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोनिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि 2022 और 2023 के लिए कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 82। अभी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा केवलादेव नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा राजस्थान में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।